एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अधिगम का। और अधिगम जो है ये आपके सुपर टेट के सिलेबस में दिया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की कर रहे हैं या सुपर टेट की कर रहे हैं, तीनों ही एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक जो है एकदम रामबाण है और ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज तक कोई एग्ज़ाम्स ऐसा नहीं गया जहाँ पर अधिगम से कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनमें कोई ना कोई सिद्धांत ज़रूर आ जाता है एग्ज़ाम्स में। बहुत सारे सिद्धांत हैं अधिगम के, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। बहुत सारे विद्वानों ने इसके सिद्धांत दिए हैं और ये अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम 2 विद्वानों को कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी हम 2 को लेंगे। इस तरह से हमारा जो है एक को अगर पढ़ेंगे हम पूरे वीडियो में तो जल्दी कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम 2 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले गुथ्री को पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम टॉलमैन को, जिन्होंने चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो हम आज के वीडियो में गुथ्री और टॉलमैन को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे और किसी अन्य को लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम गुथ्री और टॉलमैन को पहले पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि गुथ्री और टॉलमैन के सिद्धांत अपने आप में पॉपुलर सिद्धांत हैं। गुथ्री ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत का खंडन किया है जो कि सही भी है और गुथ्री का सिद्धांत अपने आप में बहुत मजबूत सिद्धांत है और इसीलिए हम सबसे पहले गुथ्री और टॉलमैन के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अधिगम एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। 4 से 5 क्वेश्चन अधिगम से ही आपसे पूछे जाते हैं और इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आपने सभी अधिगम के मेरे वीडियो देख लिए तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप बिल्कुल नहीं करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुथ्री को। तो हम सबसे पहले गुथ्री जान लेते हैं कि गुथ्री कौन है, कहाँ की हैं, ठीक है। तो गुथ्री एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया है और भी बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। तो अधिगम के प्रमुख सिद्धांत हम देखेंगे, उसमें सबसे पहले हम एडविन रे गुथ्री को पढ़ेंगे। इनका पूरा नाम है एडविन रे गुथ्री और ये अमेरिका के निवासी हैं, ठीक है। गुथ्री के अधिगम के सिद्धांत के निम्नलिखित नाम हैं, यानी जो इन्होंने सिद्धांत दिया है उसके अन्य नाम भी हैं। कई बार अन्य नाम दिए होते हैं और आपने अगर कोई एक नाम पढ़ा है और इसके अलावा कोई अन्य नाम पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसका सिद्धांत है या ये किसका नियम है। तो आपको सभी अन्य नाम भी पता होना चाहिए, जो कि एसआर एसोसिएशन उनके सिद्धांत का नाम है, जिसको एकल प्रयास अधिगम भी कहते हैं। अधिगम का समीपता का सिद्धांत भी कहते हैं और उद्दीपक अनुक्रिया सहचर्य सिद्धांत भी कहते हैं। यानी उद्दीपक अनुक्रिया सहचर्य सिद्धांत यानी एसआर एसोसिएशन। एसआर सिद्धांत इनका नहीं था, लेकिन इन्होंने इसको जो है सिद्ध किया है कि ये गलत है, इसीलिए अब इसको एसआर में क्या लग गया, एसोसिएशन लग गया। और इन तीनों को अभी आपका सिद्ध हो जाएगा कि ये तीनों ही सही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एकल प्रयास अधिगम का मतलब होता है कोई भी प्राणी एक बार में ही सीख लेता है, तो एकल प्रयास अधिगम। इसको अभी सारी चीज़ें, सारे पॉइंट आप पढ़ेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बस यहाँ पर क्या है कि आपको गुथ्री के जो सिद्धांत हैं उसके अन्य नाम जो हैं वो भी पता होना चाहिए। तो उसको कहते हैं एकल प्रयास का अधिगम, अधिगम का समीपता का सिद्धांत और उद्दीपक अनुक्रिया सहचर्य सिद्धांत भी कहते हैं। तो 3 नाम है ये, इनके सिद्धांत के तीनों को ही आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों ही एक ही हैं, ठीक है। और ये गुथ्री के हैं। तो ये तो हो गए अन्य नाम। अब देखते हैं मेन पॉइंट, जिससे ये 3 जो नाम हैं इनके सिद्धांत के ये क्लियर हो जाएंगे आपके। देखें, जब अधिगम एक ही बार में हो जाता है तो त्रुटि एवं प्रयास का नियम गलत है। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है जो कि गलत है, क्योंकि थॉर्नडाइक का मानना है कि जब भी कोई सीखता है तो वो उससे त्रुटि होती है तब वो सीखता है। पहले त्रुटि होती है, धीरे धीरे वो सीखता है या प्रयास करता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ें गुथ्री ने गलत बताई हैं क्योंकि कोई भी प्राणी एक बार में ही सीख सकता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसे ही जो हम अचानक में ही सीख जाते हैं, एक ही बार में सीख जाते हैं, तो उसके लिए ना तो त्रुटि की ज़रूरत पड़ी ना ही प्रयास की ज़रूरत पड़ी। तो ये हो गया हमारा एकल प्रयास का सिद्धांत जो कि गुथ्री का है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, जब अधिगम एक ही बार में हो जाता है तो त्रुटि एवं प्रयास का नियम क्या है, गलत है। और त्रुटि एवं प्रयास का नियम किसका है, थॉर्नडाइक का, जो कि गुथ्री ने कहा है कि वो गलत है। दूसरा देखें, जब बिना पुरस्कार या पुनर्बलन के, ठीक है,
यहाँ पर देखें, जब बिना पुरस्कार या पुनर्बलन के भी उद्दीपक से अनुक्रिया हो रही है तो पुरस्कार की ज़रूरत क्या है, इसलिए उद्दीपक अनुक्रिया को ही आपस में जोड़ दिया जाता है। अभी आपने एसआर एसोसिएशन पढ़ा, तो जब बिना पुरस्कार या पुनर्बलन के भी उद्दीपक से अनुक्रिया हो रही है तो पुरस्कार की ज़रूरत क्या है, इसलिए उद्दीपक अनुक्रिया को ही आपस में जोड़ दिया जाता है, यानी एसआर एसोसिएशन हो गया ये। यानी ज़रूरी नहीं है कि कोई भी प्राणी किसी लालच में ही सीखता है, किसी पुरस्कार या किसी पुनर्बलन के लिए ही वो सीखता है, ऐसा नहीं है। कई बार इंसान सीखने के लिए सीखता है, ज़रूरी नहीं वो किसी लालच में सीख रहा है, ठीक है। तो ये इन्होंने गलत बताया है, जो कि पुरस्कार की कोई ज़रूरत नहीं है सीखने में, ठीक है। वो सिर्फ एक अच्छे वांछनीय कार्य को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार काम आ सकता है, मोटिवेशन के लिए, लेकिन सीखने के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल सही सिद्धांत है, मतलब मैं मानती हूँ, सभी मानते हैं कि गुथरी का सिद्धांत बहुत मजबूत है। जब बिना पुरस्कार या पुनर्बलन के भी उद्दीपक से अनुक्रिया हो रही है तो पुरस्कार की ज़रूरत क्या है, यानी जब कोई भी उद्दीपक से अनुक्रिया हो रही है, यानी कोई सीख रहा है बिना पुरस्कार के, तो पुरस्कार की ज़रूरत क्या है, इसीलिए इन्होंने उद्दीपक को अनुक्रिया से जोड़ दिया और हो गया क्या, एसआर एसोसिएशन। नेक्स्ट है, प्राणी अधिगम के दौरान उसी अनुक्रिया का चयन करता है जो उसके सबसे नज़दीक हो, इसे कहते हैं समीपता का नियम। यहाँ पर देखें, जैसे जो गुथरी का नियम था उन्होंने बिल्ली पर किया था, अपना जो प्रयोग था बिल्लियों पर किया था, लेकिन उनको ये लगा कि बिल्लियाँ हो सकता है इस चीज़ में निपुण हो, तो हो सकता है मेरा ये सिद्धांत गलत हो, तो उन्होंने फिर खरगोशों पर अपना सिद्धांत किया, अपना ये प्रयोग किया खरगोशों पर, और रिज़ल्ट वही मिला जो बिल्लियों से मिला था, ठीक है। तो तब इन्होंने मान लिया कि कोई भी प्राणी उस टाइम अनुक्रिया जो भी अनुक्रिया करता है वो अपने सबसे समीप के स्थान से करता है, सबसे समीपता का मार्ग का चयन वो करता है। जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या किया था, ऐसे 4 रास्ते बनाए हुए थे, बीच में एक खूंटी जैसी लगा दी थी जिसमें बिल्ली को बांध दिया था। बिल्ली को बांध दिया तो यहाँ से एक खट की आवाज़ हो रही थी, खट की आवाज़ जब होती थी तब बिल्ली जो है कहाँ भागेगी, उसको वो सोचेगी कोई खतरा है, ठीक है। जब खतरे का आभास पाकर बिल्ली भागेगी तो 4 रास्ते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से बिल्ली, अगर यहाँ पर बिल्ली है तो सीधा इधर से भागेगी, ना कि वो इधर से आके इधर घूमेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और उसकी जान जा सकती है। तो बिल्ली ने क्या किया, अपना सीधा रास्ता चुना जो उसके सबसे नज़दीक था, सबसे करीब था। इसी तरह से कोई भी प्राणी ले लीजिए आप, अगर किसी भी प्राणी पर कोई मुसीबत आती है, कोई उसको डर लगता है, कोई भय लगता है, तो वो भागने की कोशिश वहाँ से करेगा जो उसके सबसे समीप का रास्ता होगा, वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है, यानी सबसे समीप का रास्ता चुनता है। इसी तरह से जो सीखने की प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति जब कोई चीज़ सीखता है तो वो शॉर्टकट अपनाता है, वो सोचता है हम समीप के रास्ते से सीखने की कोशिश करें ताकि हम जल्दी सीख जाएं, ना कि घुमा फिरा कर, ठीक है। तो ये हो गया समीपता का नियम। तो तीनों ही एक ही नियम के इनके अन्य नाम हैं, एकल प्रयास का नियम, एसआर एसोसिएशन और समीपता का सिद्धांत। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। प्राणी अधिगम के दौरान उसी अनुक्रिया का चयन करता है जो उसके सबसे नज़दीक हो, इसे कहते हैं क्या, समीपता का नियम। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा इनका समीपता का नियम जो कि गुथरी ने दिया है। फिर देखें, सीखने में पुनर्बलन की कोई ज़रूरत नहीं है, सीखने में पुनर्बलन की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि पुरस्कार की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि पुनर्बलन ना भूलने के लिए दिया जाना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया, वांछनीय कार्य को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार या पुनर्बलन दिया जा सकता है, ना कि सीखने के लिए, ठीक है। तो वही इन्होंने भी कहा है, सीखने में पुनर्बलन की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि पुनर्बलन ना भूलने के लिए दिया जाता है। जैसे किसी ने कोई वांछनीय कार्य किया है, यानी कोई अच्छा कार्य किया है, तो वो उस कार्य को ना भूले और बार बार दोहराता रहे, जिसके लिए उसको मोटिवेट करने के लिए पुरस्कार देना चाहिए या पुनर्बलन देना चाहिए, जिससे वो उस कार्य को ना भूले और आगे जारी रखे। तो इसके लिए पुनर्बलन कर सकते हैं, ना कि सीखने के लिए। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गुथरी ने अपने प्रयोग बिल्लियों एवं खरगोशों पर किए, ठीक है, बिल्लियों पर भी किए थे। और जब उन्होंने ये सिद्धांत यानी समीपता का सिद्धांत, जैसे कि अभी मैंने बताया, समीपता का सिद्धांत उन्होंने बिल्लियों पर किया, उन्होंने एक बिल्ली पर किया, दूसरी पर किया, तीसरी पर किया, बहुत सारी बिल्लियों पर सिद्धांत किया, बार बार रिजल्ट उनको वही मिल रहा था, समीपता का नियम। तब उन्होंने सोचा हो सकता है बिल्लियाँ इस मामले में बुद्धिमान हो सकता है ये चीज़ दूसरे प्राणी पर करने से ना आए। तब उन्होंने क्या किया, वही बिल्कुल
जो इस तरह से बांध कर रखा था बिल्ली को, ये वाला बिल्कुल प्रयोग खरगोशों पर किया उन्होंने और रिजल्ट में वही पाया कि खरगोश भी अपने समीप के रास्ते से ही भागा था। यानी उन्होंने फिर बिल्कुल कंफर्म कर लिया कि आखिर प्राणी जो है वो समीपता का मार्ग ही चुनता है, इसीलिए उन्होंने अपना समीपता का सिद्धांत कंफर्म कर दिया और दिया। ठीक है, तो उन्होंने जो है अपना प्रयोग बिल्लियों पर और खरगोशों पर किया था अपने सहयोगी हार्टन के साथ मिलकर। ठीक है, इसीलिए कई बार गुथरी हार्टन सिद्धांत भी कहते हैं। किस सिद्धांत को? समीपता के सिद्धांत को। एक एक चीज़ आपकी मैं क्लियर करवा दूंगी, कहीं पर आपका कुछ भी एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा अगर यहाँ से कुछ भी एग्जाम्स में आता है तो गुथरी हार्टन सिद्धांत के सिद्धांत को कहते हैं। अगर आ जाए तो समीपता के सिद्धांत को कहते हैं गुथरी हार्टन सिद्धांत। क्यों कहते हैं? क्योंकि गुथरी ने अपने सहयोगी हार्टन के साथ मिलकर यह प्रयोग किया था। किस पर किया था? बिल्लियों और खरगोशों पर किया था समीपता का सिद्धांत। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि गुथरी ने बिल्लियों और खरगोशों से कौन सा सिद्धांत किया था, तो वह समीपता का सिद्धांत किया था और इस समीपता के सिद्धांत को गुथरी हार्टन सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट, गुथरी एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अधिगम्य पुरस्कार और पुनर्बलन को वरीयता नहीं दी है। एकमात्र हैं ऐसे, क्योंकि बाकी सभी ने, जितने भी विद्वान हुए हैं, सभी ने पुरस्कार को और पुनर्बलन को अधिगम में वरीयता दी है। सभी ने अधिगम में यानी कि सीखने में पुरस्कार और पुनर्बलन को वरीयता दी है सभी ने। सिर्फ एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक हैं, वो हैं गुथरी, एडविन रे गुथरी जिनका पूरा नाम है। उन्होंने सिर्फ सीखने में यानी कि अधिगम में पुरस्कार और पुनर्बलन को वरीयता नहीं दी है। उनका मानना है कि कोई भी प्राणी पुरस्कार और पुनर्बलन के बिना भी सीख सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पुरस्कार दिया जाए, पुरस्कार और पुनर्बलन सिर्फ ना भूलने के लिए दिया जाता है। ये किसका कथन है? गुथरी का। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ उनके नियम से रिलेटेड पॉइंट। जो उनके नियम जो सिद्धांत है गुथरी का, उसके जो अन्य नाम थे एकल प्रयास का सिद्धांत, एसआर एसोसिएशन और समीपता का सिद्धांत, उसके बारे में ये थे ताकि वो तीनों ही आपके प्रूफ हो जाएं। तो आई थिंक वो तीनों ही सिद्धांत आपके प्रूफ हो गए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। आप देखते हैं हम प्रमुख बिंदु। गुथरी ने अपने प्रयोग अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कैट्स इन पजल्स में प्रकाशित किया। ये इनके बुक का नाम है। ठीक है, गुथरी ने अपना प्रयोग अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कैट्स इन पजल्स में प्रकाशित किया। ठीक है, कौन सी बुक में प्रकाशित किया अगर पूछा जाता है तो कैट्स इन पजल बॉक्स में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है, क्योंकि प्राणी एक ही बार में सीख लेता है। एकल प्रयास का नियम अभी आपने पढ़ा, क्योंकि प्राणी एक ही बार में सीख लेता है इसलिए त्रुटि एवं प्रयास का नियम गलत है। त्रुटि एवं प्रयास का नियम दिया था जो कि गुथरी ने इसको गलत माना है, क्योंकि वो एक ही बार में सीख सकता है कोई भी प्राणी। ठीक है, और क्या बताया इन्होंने? क्योंकि प्राणी बिना पुरस्कार के भी सीख सकता है इसलिए प्रभाव का नियम भी गलत है। यानी गुथरी ने थॉर्नडाइक के कई सारे सिद्धांतों का खंडन किया है और उनको गलत साबित किया है। कौन से? एक तो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, जो त्रुटि एवं प्रयास का नियम है उसको गलत साबित किया है। किसने? गुथरी ने। दूसरा जो थॉर्नडाइक का ही एक नियम है प्रभाव का नियम, उसको भी इन्होंने गलत साबित किया है। किसने? गुथरी ने। क्या कहा है? क्योंकि प्राणी एक ही बार में सीख लेता है इसलिए त्रुटि एवं प्रयास का नियम गलत है। क्योंकि प्राणी बिना पुरस्कार के भी सीख सकता है अतः प्रभाव का नियम भी गलत है। तो इन्होंने इनके थॉर्नडाइक के दो नियमों का खंडन किया है और गलत सिद्ध कर दिया है। क्योंकि प्राणी एक बार में सीख सकता है इसलिए त्रुटि होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पुरस्कार के बिना भी सीख सकता है इसलिए प्रभाव की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभाव डालने के लिए किसी भी पुनर्बलन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पुरस्कार की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इन्होंने इसके प्रभाव के नियम का भी इनके जो है खंडन किया है, गलत सिद्ध किया है। तो ये तो हो गए प्रमुख बिंदु गुथरी के सिद्धांत से रिलेटेड आपने बिंदु देखे। उनका जो प्रकाशन किस पुस्तक में हुआ था वो देखा आपने, और कैसे खंडन किया, क्यों किस चीज़ का खंडन किया, वो सब आपने देख लिया। बस इतना ही है गुथरी से रिलेटेड अधिगम में। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है समीपता के सिद्धांत से, तो आप जो है ध्यान से पढ़ें इसको। अब देखते हैं टॉलमैन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टॉलमैन भी अधिगम में, एडवर्ड टॉलमैन, जिन्होंने चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया है, ये फेमस है, आप सब जानते हैं चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया है। तो देखिए टॉलमैन के जो अधिगम के सिद्धांत है उसको भी निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। ठीक है,
टॉलमैन के जो अधिगम के सिद्धांत हैं उनके निम्नलिखित नाम हैं, यानी अलग अलग नाम भी हैं। अगर कोई सा भी नाम आता है तो आप जो है बता पाएँ कि ये टॉलमैन का ही है, क्योंकि चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत आप सब जानते हैं, लेकिन उसके अन्य नाम भी हैं, आपको वो भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहला चिन्ह अधिगम का सिद्धांत सबको पता है, टॉलमैन ने दिया है। स्थान अधिगम का सिद्धांत ये भी टॉलमैन ने दिया है। भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तीसरा है उद्दीपक से उद्दीपक सिद्धांत, यानी एसएस सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने एसआर सिद्धांत दिया था और इन्होंने टॉलमैन ने दिया एसएस सिद्धांत, यानी कि उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत। फिर चौथा है अव्यक्त अधिगम सिद्धांत। पांचवा है उद्दीपक निष्पादन अधिगम। ठीक है, तो ये है टॉलमैन के कुछ अन्य नाम सिद्धांत के, जो उनका अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत है उसके अन्य नाम हैं चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, स्थान अधिगम का सिद्धांत, उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत और अव्यक्त अधिगम सिद्धांत और उद्दीपक निष्पादन अधिगम। ये अन्य नाम है टॉलमैन के सिद्धांत के। तो कई बार क्वेश्चन अन्य नाम से ही पूछा जाता है कि किसी भी नियम या सिद्धांत का नाम देते हैं उसका अन्य नाम ही पूछ लिया जाता है। तो नाम जो है सारे आपको ज़रूर याद होना चाहिए। अब देखते हैं प्रमुख बिंदु किसके, जो टॉलमैन है उनके जो सिद्धांत है उसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। चिन्ह अधिगम को सबसे पहले देखते हैं हम। चिन्ह से चिन्ह, उद्दीपक से उद्दीपक तथा स्थान से स्थान सीखते हैं। आपके ऊपर के तीनों नाम तो आ गए, चिन्ह अधिगम भी आ गया, उद्दीपक उद्दीपक जो एसएस दिया था उन्होंने, उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत, और स्थान से सीखते हैं, इसलिए स्थान अधिगम का सिद्धांत भी आपका तीनों आ गए। हम चिन्ह से चिन्ह, उद्दीपक से उद्दीपक तथा स्थान से स्थान सीखते हैं। दूसरा, हमारा अधिगम चिन्हों से होता है, इस दौरान अनुक्रिया मायने नहीं रखती है। देखें आप, जो बच्चों की वर्णमाला की जो बुक होती है उसमें आ से अनार, बड़ा आ से आम, तो बच्चा आ को कैसे पहचानता है? वो जो आम होता है उस चिन्ह को देखकर एक उसके माइंड में एक चिन्ह बन जाता है, एक प्रतीक बन जाता है कि आ जो बना होगा बड़ा वाला तो उससे आम ही होगा। तो ये चीज़ें क्योंकि बचपन में इतनी उसको नहीं ज्ञान होता है तो इस तरह से चिन्ह से सीखता है। और ये तो हो गई बचपन की बात। इंसान बड़े होने पर भी बहुत सारे अपने आसपास की चीज़ों को अपने माइंड में फिट करने के लिए किसी न किसी चिन्ह का ही प्रयोग करता है, चाहे वो किसी रास्ते को याद रखने के लिए, चाहे वो किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए। हम लोग भी जब पढ़ते हैं तो उसको चीज़ को ध्यान रखने के लिए, उसको माइंड में फिक्स रखने के लिए हम कुछ ना कुछ अपने माइंड में एक छवि बना लेते हैं, वो होता है चिन्ह अधिगम। तो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई अधिगम जो करता है यानी सीखता जो है वो किसी न किसी चिन्ह के माध्यम से ही सीखता है। अपने दिमाग में कोई ना कोई प्रकार की किसी न किसी चीज़ की एक छवि बना लेता है जिससे वो चीज़ों को याद रख सकता है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। चिन्ह यानी कि एक छवि बनाना दिमाग में चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है, तो वही टॉलमैन ने कहा है। तो हमारा अधिगम चिन्हों से होता है, इस दौरान अनुक्रिया कोई मायने नहीं रखती है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, कई बार हम अनजाने में सीख जाते हैं लेकिन पता तब चलता है जब ज़रूरत होती है। कई बार हम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। अगर अभी हम सोचें कि हमको क्या क्या चीज़ें आती हैं तो हमें नहीं पता होगा कि हमको क्या क्या आता है, क्या क्या काम आता है हमको, या क्या क्या चीज़ें हमने सीखी हैं। हम अभी नहीं उन चीज़ों को देख सकते हैं या सोच सकते हैं, लेकिन कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए किसी काम के करने की और वो हम कर लें, बिना किसी से सीखे हम कर लें, तो समझ जाइए वो हमने कभी ना कभी उस काम को अनजाने में सीख लिया है, या तुरंत उसी वक्त हो सकता है, उसी टाइम उसी समय हो सकता है हमने तुरंत ही सीख लिया हो, है ना। तो कई बार अनजाने में भी हम चीज़ें सीख लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। पता हमें तब चलता है जब उसकी ज़रूरत होती है। तो किसने कहा? ये टॉलमैन ने कहा है। चौथा है, अनुक्रिया सीखने से कुछ नहीं होता है बल्कि सीखने के बाद प्रदर्शन में सुधार आना ज़रूरी है। बिल्कुल 100% श्योर है कि तुम मान लीजिए अनुक्रिया सीखने से कुछ नहीं होता। कोई भी कार्य आपने सीख लिया लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है उस कार्य को सीखने का। सीखने का मतलब कब है? जब प्रदर्शन में सुधार हो, यानी जब वो काम आप कर पाएँ और अच्छा कर पाएँ तभी वो काम यानी अनुक्रिया मायने रखती है। वरना आपने सिर्फ सीख लिया कोई काम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप अगर वो काम कर नहीं पाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं, तो उस काम को सीखने का यानी अनुक्रिया का कोई मतलब नहीं रह गया। बहुत अच्छा सिद्धांत, अगर इसको हम अपनी लाइफ में देखें तो।
कोई भी कार्य को सीख लिया आपने, अनुक्रिया कर ली, उसको रख लिया सीख कर, ठीक है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसका प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम कर ही नहीं पा रहे हैं आप, तो उसको सीखने का क्या मतलब रहा, सिर्फ थ्योरी से क्या मतलब रहा जब आप प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिद्धांत किसका है? टॉलमैन का है। पाँचवा देखते हैं, अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए टॉलमैन ने अपना प्रसिद्ध चूहों पर आधारित भूल भुलैया का प्रयोग किया। भूल भुलैया आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी इस तरह के रास्ते बने रहते हैं, और एक जगह पे मान लीजिए भोजन है और एक जगह पर चूहा है, इसमें बहुत सारे रास्ते भी होते हैं, तो कोई एक रास्ता चुनना होता है कि भोजन तक पहुंचाने के लिए चूहे को, ठीक है। तो ये भूल भुलैया जो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, तो वो सिद्धांत किसका है? टॉलमैन का है, और चूहों पर किया था उन्होंने ये प्रयोग। तो अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए टॉलमैन ने अपना प्रसिद्ध चूहों पर आधारित भूल भुलैया प्रयोग किया। भूल भुलैया किसका है सिद्धांत? टॉलमैन का है, जो कि चूहों पर प्रयोग हुआ था उसका। तब उन्होंने क्या किया था, उसी प्रयोग के दौरान उन्होंने अपना एक प्रसिद्ध शब्द दिया था। कौन सा शब्द? संज्ञानात्मक मानचित्र शब्द दिया था। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसको ध्यान से नोट कर लें कि संज्ञानात्मक मानचित्र शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था टॉलमैन ने। अगर पूछा जाए कब दिया था, इन्होंने अपने भूल भुलैया सिद्धांत के दौरान दिया था ये शब्द, जब ये प्रयोग कर रहे थे भूल भुलैया वाला चूहे पर, तब इन्होंने ये शब्द दिया था। कौन सा? संज्ञानात्मक मानचित्र शब्द दिया था किसने? टॉलमैन ने। तो इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, टॉलमैन का सिद्धांत व्यवहारवादी एवं संज्ञानात्मक का संगम है। तो इम्पॉर्टेंट है सारे पॉइंट आपके, एक भी आपको ये सिर्फ पॉइंट लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, मोस्टली पूछे गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन जब बनते हैं तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने जो आपका एक 200 क्वेश्चन का जो आपका एक सीरीज़ पड़ी हुई है, आप पेडागोजी की फ़ाइल में देखिए, सीरीज़ है आपकी 200 प्रश्नों की, उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अधिगम से रिलेटेड हैं, और आप देखें उनको कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अभी आपको सिर्फ ये एक पॉइंट लाइन्स दिख रही होंगी, पर इन्हीं से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो हम नहीं समझ पाते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। इनमें से क्वेश्चन निकालिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए आप, और ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि गुथरी और टॉलमैन दोनों ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम थॉर्नडाइक को और भी जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको लेंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने, स्किनर को भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि स्किनर का भी जो है इम्पॉर्टेंट है, कई बार स्किनर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थॉर्नडाइक, स्किनर, अभी बहुत सारे विद्वान बचे हुए हैं, तो उनको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, मतलब बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपको ईज़िली समझ में आया सिद्धांत या नहीं आया, या हम कुछ और जो है इसको समझाने के लिए कोई और तरीका अपनाएं, आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में। वीडियो अच्छा लगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।